विवेक गोयनका जी, भाई अनंत, जॉर्ज वर्गीस जी, राजकमल झा, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के सभी अन्य साथी, एक्सेलेंसीज, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज हम सब एक ऐसी विभूति के सम्मान में यहाँ आए हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र में पत्रकारिता, अभिव्यक्ति और जन आंदोलन की शक्ति को नई ऊंचाई दी है। रामनाथ जी ने एक विजनरी के रूप में, एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर के रूप में, एक नेशनलिस्ट के रूप में और एक मीडिया लीडर के रूप में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को सिर्फ एक अखबार नहीं बल्कि एक मिशन के रूप में भारत के लोगों के बीच स्थापित किया। उनके नेतृत्व में ये समूह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय हितों की आवाज बना। इसलिए 21वीं सदी के इस कालखंड में जब भारत विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो रामनाथ जी की प्रतिबद्धता, उनके प्रयास, उनका विजन हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस व्याख्यान में आमंत्रित किया। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, रामनाथ जी गीता के एक श्लोक से बहुत प्रेरणा लेते थे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अव्याप्स्यसि। अर्थात सुख, दुख, लाभ, हानि और जय पराजय को समान भाव से देखकर कर्तव्य पालन के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। रामनाथ जी आजादी के आंदोलन के समय कांग्रेस के समर्थक रहे। बाद में जनता पार्टी के भी समर्थक रहे। फिर जनसंघ के टिकट पर चुनाव भी लड़ा। विचारधारा कोई भी हो, उन्होंने देश हित को प्राथमिकता दी। जिन लोगों ने रामनाथ जी के साथ वर्षों तक काम किया है, वो कितने ही किस्से बताते हैं जो रामनाथ जी ने उन्हें बताए थे। आजादी के बाद जब हैदराबाद और रजाकारों को उसके अत्याचार का विषय आया, तो कैसे रामनाथ जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मदद की। 70 के दशक में जब बिहार में छात्र आंदोलन को नेतृत्व की जरूरत थी, तो कैसे नानाजी देशमुख के साथ मिलकर रामनाथ जी ने जेपी को उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया। इमरजेंसी के दौरान जब रामनाथ जी को इंदिरा गांधी के सबसे करीबी मंत्री ने बुलाकर धमकी दी कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तो इस धमकी के जवाब में रामनाथ जी ने पलटकर जो कहा था, ये सब इतिहास के छिपे हुए दस्तावेज हैं। कुछ बातें सार्वजनिक हुई, कुछ नहीं हुई हैं, लेकिन ये बातें बताती हैं
कि रामनाथ जी ने हमेशा सत्य का साथ दिया, हमेशा कर्तव्य को सर्वोपरि रखा, भले ही सामने कितनी ही बड़ी ताकत क्यों न हो। साथियों, रामनाथ जी के बारे में कहा जाता था कि वे बहुत अधीर थे। अधीरता नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। वो अधीरता जो परिवर्तन के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कराती है, वो अधीरता जो ठहरे हुए पानी में भी हलचल पैदा कर देती है। ठीक वैसे ही आज का भारत भी अधीर है। भारत विकसित होने के लिए अधीर है। भारत आत्मनिर्भर होने के लिए अधीर है। हम सब देख रहे हैं 21वीं सदी के 25 साल कितनी तेजी से बीते हैं। एक से बढ़कर एक चुनौतियां आई, लेकिन वो भारत की रफ्तार को रोक नहीं पाई। साथियों, आपने देखा है कि बीते 4-5 साल कैसे पूरी दुनिया के लिए चुनौतियों से भरे रहे हैं। 2020 में कोरोना महामारी का संकट आया, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितताओं से घिर गई, ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और सारा विश्व एक निराशा की ओर जाने लगा। कुछ समय बाद स्थितियां संभलना धीरे धीरे शुरू हो रहा था, तो ऐसे में हमारी पड़ोसी देशों में उथल-पुथल शुरू हो गई। इन सारे संकटों के बीच हमारी इकोनॉमी ने हाई ग्रोथ रेट हासिल करके दिखाया। साल 2022 में यूरोपियन क्राइसिस के कारण पूरे दुनिया की सप्लाई चेन और एनर्जी मार्केट प्रभावित हुआ। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इसके बावजूद भी 2022-23 में हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ तेजी से होती रही। साल 2023 में वेस्ट एशिया में स्थितियां बिगड़ी, तब भी हमारी ग्रोथ रेट तेज रही। और इस साल भी जब दुनिया में अस्थिरता है, तब भी हमारी ग्रोथ रेट 7% के आसपास है। साथियों, आज जब दुनिया डिसरप्शन से डर रही है, भारत वाइब्रेंट फ्यूचर के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। आज इंडियन एक्सप्रेस के इस मंच से मैं कह सकता हूं, भारत सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट ही नहीं है, भारत एक इमर्जिंग मॉडल भी है। आज दुनिया इंडियन ग्रोथ मॉडल को मॉडल ऑफ होप मान रहा है। साथियों, एक सशक्त लोकतंत्र की अनेक कसौटियां होती हैं और ऐसी ही एक बड़ी कसौटी लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी की होती है। लोकतंत्र को लेकर लोग कितने आश्वस्त हैं, लोग कितने आशावादी हैं, ये चुनाव के दौरान सबसे अधिक दिखता है। अभी 14 नवंबर को जो नतीजे आए, वो आपको याद ही होंगे। और रामनाथ जी का बिहार से नाता रहा था, तो उल्लेख बड़ा स्वाभाविक है।
इन ऐतिहासिक नतीजों के साथ एक और बात बहुत अहम रही है। कोई भी लोकतंत्र में लोगों की बढ़ती भागीदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस बार बिहार के इतिहास का सबसे अधिक वोटर टर्नआउट रहा है। आप सोचिए, महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से करीब 9% अधिक रहा। ये भी लोकतंत्र की विजय है। साथियों, बिहार के नतीजों ने फिर दिखाया है कि भारत के लोगों की आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस कितनी ज्यादा है। भारत के लोग आज उन राजनीतिक दलों पर विश्वास करते हैं जो नेक नियत से लोगों की उन एस्पिरेशंस को पूरा करते हैं, विकास को प्राथमिकता देते हैं। और आज इंडियन एक्सप्रेस के इस मंच से मैं देश की हर राज्य सरकार को, हर दल की राज्य सरकार को बहुत विनम्रता से कहूंगा, लेफ्ट, राइट, सेंटर, हर विचार की सरकार को मैं आग्रह से कहूंगा, बिहार के नतीजे हमें ये सबक देते हैं कि आप आज किस तरह की सरकार चला रहे हैं। ये आने वाले वर्षों में आपके राजनीतिक दल का भविष्य तय करेंगे। आरजेडी की सरकार को बिहार के लोगों ने 15 साल का मौका दिया। लालू यादव जी चाहते तो बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगल राज का रास्ता चुना। बिहार के लोग इस विश्वासघात को कभी भूल नहीं सकते। इसलिए आज देश में जो भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हमारी सरकार है या फिर राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए, विकास, विकास और सिर्फ विकास। और इसलिए मैं हर राज्य सरकार को कहता हूं, आप अपने यहां बेहतर इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाने के लिए कंपटीशन करिए। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कंपटीशन करिए। डेवलपमेंट पैरामीटर्स में आगे आने के लिए कंपटीशन करिए। फिर देखिए जनता कैसे आप पर अपना विश्वास जताती है। साथियों, बिहार चुनाव जीतने के बाद कुछ लोगों ने, मीडिया के कुछ मोदी प्रेमियों ने फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा, मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं। मैं समझता हूं चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं, 2400 घंटे इलेक्शन मोड में रहना जरूरी होता है। इमोशनल मोड में रहना जरूरी होता है, इलेक्शन मोड में नहीं। जब मन के भीतर एक बेचैनी सी रहती है कि 1 मिनट भी गंवाना नहीं है, गरीब के जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए, गरीब को रोजगार के लिए, गरीब को इलाज के लिए, मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बस मेहनत करते रहना है। इस इमोशन के साथ, इस भावना के साथ सरकार लगातार जुटी रहती है, तो उसके नतीजे हमें चुनाव परिणाम के दिन दिखाई देते हैं। बिहार में भी हमने अभी अभी यही होते देखा है। साथियों, रामनाथ जी से जुड़े एक और किस्से का मुझसे किसी ने जिक्र किया था।
ये बात तब की है जब रामनाथ जी को विदिशा से जनसंघ का टिकट मिला था। उस समय नानाजी देशमुख जी ने उनकी इस बात पर चर्चा हो रही थी कि ये संगठन महत्वपूर्ण होता है या चेहरा। तो नानाजी देशमुख ने रामनाथ जी से कहा था कि आप सिर्फ नामांकन करने के लिए आएंगे और फिर चुनाव जीतने के बाद अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए आ जाइएगा। फिर नानाजी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर रामनाथ जी का चुनाव लड़ा और उन्हें जिताकर दिखाया। वैसे ये किस्सा बताने के पीछे मेरा ये मतलब नहीं है कि उम्मीदवार सिर्फ नामांकन करने आए। मेरा मकसद है भाजपा के अनगिनत कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं के समर्पण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने पसीने से भाजपा की जड़ों को सींचा है और आज भी सींच रहे हैं। और इतना ही नहीं, केरला, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर ऐसे कुछ राज्यों में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने खून से भी भाजपा की जड़ों को सींचा है। जिस पार्टी के पास ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हो, उनके लिए सिर्फ चुनाव जीतना ध्येय नहीं होता, बल्कि वो जनता का दिल जीतने के लिए सेवा भाव से उनके लिए निरंतर काम करते हैं। साथियों, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि विकास का लाभ सभी तक पहुंचे। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित सभी तक जब सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है। लेकिन हमने देखा कि बीते दशकों में कैसे सामाजिक न्याय के नाम पर कुछ दलों, कुछ परिवारों ने अपना ही स्वार्थ सिद्ध किया है। साथियों, मुझे संतोष है कि आज देश सामाजिक न्याय को सच्चाई में बदलते देख रहा है। सच्चा सामाजिक न्याय क्या होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण का अभियान उन गरीब लोगों के जीवन में गरिमा लेकर के आया जो खुले में शौच के लिए मजबूर थे। 57 करोड़ जनधन बैंक खातों ने उन लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जिनको पहले की सरकारों ने एक बैंक खाते के लायक तक नहीं समझा था। 4 करोड़ गरीबों को पक्के घरों ने गरीबों को नए सपने देखने का साहस दिया, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ाई है। साथियों, बीते 11 वर्षों में सोशल सिक्योरिटी पर जो काम हुआ है वो अद्भुत है। आज भारत के करीब 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी नेट के दायरे में आ चुके हैं। और आप जानते हैं 10 साल पहले क्या स्थिति थी? सिर्फ 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के दायरे में थे, आज 94 करोड़ हैं। यानी सिर्फ 25 करोड़ लोगों तक सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंच रहा था। अब ये संख्या बढ़कर 94 करोड़ पहुंच चुकी है। और यही तो सच्चा सामाजिक न्याय है। और हमने सोशल सिक्योरिटी नेट का दायरा ही नहीं बढ़ाया, हम लगातार सैचुरेशन के मिशन पर काम कर रहे हैं। यानी किसी भी योजना के लाभ से एक भी लाभार्थी छूटे नहीं। और जब कोई सरकार इस लक्ष्य के साथ काम करती है
हर लाभार्थी तक पहुंचना चाहती हैं तो किसी भी तरह के भेदभाव की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही प्रयासों की वजह से पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त करके दिखाया है और तभी आज दुनिया भी ये मान रही है डेमोक्रेसी डिलीवर्स। साथियों, मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। आप हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का अध्ययन करिए। देश के 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिन्हें पहले की सरकारें पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। सोचा जाता था कि यहां विकास करना बड़ा मुश्किल है। अब कौन सर खपाए ऐसे जिलों में? जब किसी अफसर को पनिशमेंट पोस्टिंग देनी होती थी तो उसे उन पिछड़े जिलों में भेज दिया जाता था कि जाओ वहीं रहो। आप जानते हैं इन पिछड़े जिलों में देश की कितनी आबादी रहती थी? देश के 25 करोड़ से ज्यादा नागरिक इन पिछड़े जिलों में रहते थे। साथियों, अगर ये पिछड़े जिले पिछड़े ही रहते तो भारत अगले 100 साल में भी विकसित नहीं हो पाता। इसलिए हमारी सरकार ने एक नई रणनीति के साथ काम करना शुरू किया। हमने राज्य सरकारों को ऑन बोर्ड लिया। कौन सा जिला किस डेवलपमेंट पैरामीटर में कितने पीछे है, उसकी स्टडी करके हर जिले के लिए एक अलग रणनीति बनाई। देश के बेहतरीन अफसरों को, ब्राइट और इनोवेटिव यंग माइंड्स को वहां नियुक्त किया। इन जिलों को पिछड़ा नहीं, एस्पिरेशनल माना और आज देखिए देश के ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कितने ही डेवलपमेंट पैरामीटर्स में अपने ही राज्यों के दूसरे जिलों से बहुत अच्छा करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर, वो आप लोगों को तो बड़ा फेवरेट है। एक समय आप पत्रकारों को वहां जाना होता था तो प्रशासन से ज्यादा दूसरे संगठनों से परमिट लेनी होती थी। लेकिन आज वही बस्तर विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता कि इंडियन एक्सप्रेस ने बस्तर ओलंपिक को कितनी कवरेज दी, लेकिन आज रामनाथ जी ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि कैसे बस्तर में अब वहां के युवा बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन कर रहे हैं। साथियों, जब बस्तर की बात आई है तो मैं इस मंच से नक्सलवाद यानी माओवादी आतंक की भी चर्चा करूंगा। पूरे देश में नक्सलवाद माओवादी आतंक का दायरा बहुत तेजी से सिमट रहा है, लेकिन कांग्रेस में ये उतना ही सक्रिय होता जा रहा था। आप भी जानते हैं, बीते 5 दशकों तक देश का करीब करीब हर बड़ा राज्य माओवादी आतंक की चपेट में रहा। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस भारत के संविधान को नकारने वाले माओवादी आतंक को पालती पोसती रही और सिर्फ दूर दराज के क्षेत्रों में, जंगलों में ही नहीं, कांग्रेस ने शहरों में भी नक्सलवाद की जड़ों को खाद पानी दिया। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी संस्थाओं में अर्बन नक्सलियों को स्थापित किया। साथियों, 10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी बना चुके हैं। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा
कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश हित को तिलांजलि दे चुकी है। आज की मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस देश की एकता के सामने बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। साथियों, आज जब भारत विकसित बनने की एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है, तो रामनाथ गोयनका जी की विरासत और भी प्रासंगिक है। रामनाथ जी ने अंग्रेजों की गुलामी से डटकर टक्कर ली। उन्होंने अपने एक संपादकीय में लिखा था, मैं अंग्रेजों के आदर्श पर अमल करने के बजाय अखबार बंद करना पसंद करूंगा। इसी तरह जब इमरजेंसी के रूप में देश को गुलाम बनाने की एक और कोशिश हुई, तब भी रामनाथ जी डटकर खड़े हो गए थे। और ये वर्ष तो इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने का भी है। और इंडियन एक्सप्रेस ने 50 वर्ष पहले दिखाया है कि ब्लैंक एडिटोरियल भी जनता को गुलाम बनाने वाली मानसिकता को चुनौती दे सकते हैं। साथियों, आज आपके इस सम्मानित मंच से मैं गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के इस विषय पर भी विस्तार से अपनी बात रखूंगा। लेकिन इसके लिए हमें 190 इयर्स पीछे जाना पड़ेगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी पहले वो साल था 1835। 1835 में ब्रिटिश सांसद थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था। उसने ऐलान किया था, मैं ऐसे भारतीय बनाऊंगा, वो दिखने में तो भारतीय होंगे लेकिन मन से अंग्रेज होंगे। और इसके लिए मैकाले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं बल्कि उसका समूल नाश कर दिया। खुद गांधी जी ने भी कहा था कि भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था एक सुंदर वृक्ष थी जिसे जड़ से हटाकर नष्ट कर दिया। साथियों, भारत की शिक्षा व्यवस्था में हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया जाता था। भारत की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाई के साथ ही कौशल पर भी उतना ही जोर था। इसलिए मैकाले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ने की ठानी और उसमें सफल भी रहा। मैकाले ने यह सुनिश्चित किया कि उस दौर में ब्रिटिश भाषा, ब्रिटिश सोच को ज्यादा मान्यता मिले और उसका खामियाजा भारत ने आने वाली सदियों में उठाया। साथियों, मैकाले ने हमारे आत्मविश्वास को तोड़ दिया, हमारे भीतरहीन भावना का संचार किया। मैकाले ने एक झटके में हजारों वर्षों के हमारे ज्ञान विज्ञान को, हमारी कला संस्कृति को, हमारी पूरी जीवन शैली को ही कूड़ेदान में फेंक दिया था। वहीं पर वो बीज पड़े कि भारतीयों को अगर आगे बढ़ना है, अगर कुछ बड़ा करना है, तो विदेशी तौर तरीकों से ही करना होगा। और ये जो भाव था वो आजादी मिलने के बाद भी और पुख्ता हुआ। हमारी एजुकेशन, हमारी इकोनॉमी, हमारी समाज के एस्पिरेशन सब कुछ विदेशों के साथ जुड़ गई। जो अपना है उस पर गौरव करने का भाव कम होता गया। गांधी जी ने जिस स्वदेशी को आजादी का आधार बनाया था उसको पूछने वाला ही कोई नहीं रहा। हम गवर्नेंस के मॉडल
विदेश में खोजने लगे। हम इनोवेशन के लिए विदेश की तरफ देखने लगे। यही मानसिकता रही जिसकी वजह से इंपोर्टेड आइडिया, इंपोर्टेड सामान और सर्विस सभी को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति समाज में स्थापित हो गई। साथियों, जब आप अपने देश को सम्मान नहीं देते हैं तो आप स्वदेशी इकोसिस्टम को नकारते हैं, मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को नकारते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण टूरिज्म की बात करता हूं। आप देखेंगे कि जिस भी देश में टूरिज्म फला फूला वो देश, वहां के लोगों को अपनी ऐतिहासिक विरासत पर गर्व करते हैं। हमारे यहां इसका उल्टा ही हुआ। भारत में आजादी के बाद अपनी विरासत को दुत्कारने के ही प्रयास हुए। जब अपनी विरासत पर गर्व नहीं होगा तो उसका संरक्षण भी नहीं होगा। जब संरक्षण नहीं होगा तो हम उसको ईंट पत्थर के खंडहरों की तरह ही ट्रीट करते रहेंगे। और ऐसा हुआ भी। अपनी विरासत पर गर्व होना टूरिज्म के विकास के लिए भी आवश्यक शर्त है। साथियों, ऐसे ही स्थानीय भाषाओं की बात है। किस देश में ऐसा होता है कि वहां की भाषाओं को दुत्कारा जाता है? जापान, चीन और कोरिया जैसे देश, जिन्होंने देश के अनेक तौर तरीके अपनाए, लेकिन भाषा फिर भी अपनी ही रखी, अपनी भाषा पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए हमने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर विशेष बल दिया है। और मैं बहुत स्पष्टता से कहूंगा, हमारा विरोध अंग्रेजी भाषा से नहीं है, हम भारतीय भाषाओं के समर्थन में हैं। साथियों, मैकाले द्वारा किए गए उस अपराध को 1835 में जो अपराध किया गया, 2035 10 साल के बाद 200 साल हो जाएंगे। और इसलिए आज आपके माध्यम से पूरे देश से एक आह्वान करना चाहता हूं। अगले 10 साल में हमें संकल्प लेकर चलना है कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है, उस सोच से मुक्ति पाकर के रहेंगे। 10 साल हमारे पास बड़े महत्वपूर्ण हैं। मुझे याद है एक छोटी घटना। गुजरात में लेप्रेसी को लेकर के अस्पताल बन रहा था, तो वो सारे लोग महात्मा गांधी जी से मिले उसके उद्घाटन के लिए। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं लेप्रेसी के अस्पताल के उद्घाटन के पक्ष में नहीं हूं, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन ताला लगाना है उस दिन मुझे बुलाना, मैं ताला लगाने आऊंगा। गांधी जी के रहते हुए इस अस्पताल को तो ताला नहीं लगा था, लेकिन गुजरात जब लेप्रेसी से मुक्त हुआ और मुझे उस अस्पताल को ताला लगाने का मौका मिला जब मैं मुख्यमंत्री बना। अठारह 1835 से शुरू हुई यात्रा 2035 तक हमें खत्म करके रहना है। जी, गांधी जी का जैसे सपना था कि मैं ताला लगाऊंगा, मेरा भी सपना है कि हम ताला लगाएंगे। साथियों, आपसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा हो गई है। अब आपका मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप देश के हर परिवर्तन का, देश की हर ग्रोथ स्टोरी का साक्षी रहा है। और आज जब भारत विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चल रहा है, तो भी इस यात्रा के सहभागी बन रहे हैं। मैं आपको बधाई दूंगा कि रामनाथ जी के विचारों को
आप सभी पूरी निष्ठा से संरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर आज के इस अद्भुत आयोजन के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और रामनाथ गोयनका जी को आदरपूर्वक मैं नमन करते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।